अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबको। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत, क्योंकि मैं बीआरएस की वीडियोस बना रहा था, लेकिन बाद में हमारे एग्ज़ाम आ गए और मैं काफ़ी बिज़ी हो गया, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला बीआरएस को कंटिन्यू करने का। लेकिन अब आज से इंशाल्लाह आगे रमज़ान आ रहा है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ एक या दो वीडियोज़ अपलोड किया करूँ, ताकि आप सबका फ़ायदा हो सके। क्योंकि फ़र्स्ट एड तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, फ़र्स्ट एड तो क्लासेस में भी चल रही है, यूट्यूब पर भी चल रही है, लेकिन जो बीआरएस थी, बीआरएस के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और मुझे खुद पर्सनल इतने मैसेजेस आए हैं कि बीआरएस आप लाजमी अपलोड करें। ठीक है, तो अब चूंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो हम एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से हम एंडोक्राइन इसका चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं बीआरएस से, ताकि आप सबको भी फ़ायदा हो सके और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरी बीआरएस को एज सून एज पॉसिबल अपलोड कर दूं। ठीक हो गया। चलें जी, हम ज़रा विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। ठीक है, आज हम इससे कंटिन्यू करते हैं। पूरा चैप्टर तकरीबन मैक्सिमम 8-9 लेक्चर लगेंगे और ये हमारा खत्म हो जाएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फर्स्ट एड पे भी नहीं लिखी हुई, और वो आपकी फर्स्ट 3-4 पेजेस हैं, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन की। ठीक है, तो जो पहला पेज है उस पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरे पेज पे आए, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हार्मोन सेंसिस। तो जो हार्मोन सेंसिस है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है कि जो हमारा हार्मोन होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो हार्मोन कैसे बनता है, अगर हम बात करें प्रोटीन हार्मोन की, तो आपको बताया कि हमारे सेल में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, मैं सिंपल सी बात करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। तो हमारे सेल में क्या होता है, डीएनए होता है, और ये डीएनए क्या करता है, ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए आगे बनाता है मैसेंजर आरएनए। क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए। और ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है, ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये आगे जाता है किसके पास जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। किसके पास जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या पड़े होते हैं? राइबोसोम्स पड़े होते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्होंने क्या बनानी होती है? प्रोटीन्स बनानी होती हैं। अब जो ये प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उनको फिर मॉडिफाई करता है, हमारे पास क्या होता है? गोल्जी अपरेटस। ठीक है, जो गोल्जी अपरेटस होता है, जो उनमें कमी पेशी रह जाती है, उस गोल्जी अपरेटस को वो क्या गोल्जी अपरेटस क्या करता है? उन प्रोटीन्स को ठीक कर देता है। अगर उनमें कोई मसला है या उनमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। अब देखें, अगर हम एक हार्मोन की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? हमारे पास एक इनिशियल फॉर्म ऑफ हार्मोन बनाएगा, जिसको हम कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्री प्रो हार्मोन। जिसको हम क्या कहते हैं? प्री प्रो हार्मोन। प्री प्रो हार्मोन। प्री प्रो हार्मोन कौन बनाता है? हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। उसके बाद ये जो प्री प्रो हार्मोन है, इससे जो आपका प्री वाला सिग्नल होता है, जो प्री वाला सिग्नल होता है, मतलब इसके साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो प्री वाला सिग्नल होता है उसको हम क्लीव कर लेते हैं, और बाकी आपका बच जाता है प्रो हार्मोन। तो जो प्रो हार्मोन है, प्रो हार्मोन किसके पास चला जाता है? गोल्जी अपरेटस के पास। किसके पास चला जाता है? गोल्जी अपरेटस के पास। ये जो गोल्जी अपरेटस है, इसमें से प्रो को रिमूव कर देता है। इसमें से क्या करता है? प्रो को रिमूव कर देता है, मतलब इसमें से मॉडिफिकेशन कर देता है। जो इसमें चेंजेस लेके आने वो गोल्जी अपरेटस लेके आता है, और क्या करता है? जो आपका गोल्जी अपरेटस है, वो आगे फिर क्या रिलीज करवा देता है? हार्मोन। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें, तो इंसुलिन पे भी सेम यही इफेक्ट आता है कि जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन कैसे बनती है? जो डीएनए, डीएनए क्या कराता है? ट्रांसक्रिप्शन कराता है। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है किसमें? मैसेंजर आरएनए में। ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये आगे चला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है? प्री प्रो इंसुलिन। क्या बनती है? प्री प्रो इंसुलिन। और प्री जो उससे इंसुलिन से प्री वाला सिग्नल होता है वो रिमूव हो जाता है, और प्रो इंसुलिन किसके पास चली जाती है? आपकी गोल्जी अपरेटस के पास। फिर आपकी बात गई प्रो इंसुलिन। जो गोल्जी अपरेटस है, उसमें से प्रो वाले को हटा देता है, और आप एंड पे आपकी जो इंसुलिन है वो बन के रेडी हो जाती है। बन के क्या हो जाती है? रेडी हो जाती है। और जैसे ही सिग्नल आता है, तो जो इंसुलिन है, और इसके साथ एक और मॉलिक्यूल होता है सी पेप्टाइड का, जो हमने फर्स्ट एड में पढ़ा था, तो इंशाल्लाह आपको उसके भी लेक्चर मिल जाएंगे। तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड, ये दोनों क्या हो जाती हैं? आपके ब्लड में रिलीज हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह आपका हार्मोन बनता है। तो इसको जरा हम रीड कर लेते हैं। देखिए, उसने ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जो प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ये सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? प्री प्रो हार्मोन। जो प्री प्रो हार्मोन होता है, प्री प्रो हार्मोन ये कौन बनाता है? प्री प्रो हार्मोन बनाता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्री प्रो हार्मोन। उसके बाद उसमें से कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो निकल जाते हैं, जो क्लीव हो जाते हैं, और बाकी हमारे पास क्या बच जाता है? बाकी हमारे पास बच जाता है जो आप प्री प्रो हार्मोन से कुछ सिग्नल्स रिमूव हो जाते हैं, और हमारे पास क्या बच जाता है? प्रो हार्मोन। हमारे पास क्या बच जाता है? प्रो हार्मोन। जो प्रो हार्मोन है, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस उसमें से एडिशनल चीज़ों को क्लीव करता है, जो हमारे पास मतलब हमें चाहिए नहीं होती, या जो कुछ मॉलिक्यूल्स उनको मॉडिफाई करता है या उनमें चेंज लेके आता है। तो
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किसका काम है? गोल्जी अपरेटस का। तो गोल्जी अपरेटस क्या करेगा? गोल्जी अपरेटस इस प्रो हार्मोन से रिमूव कर देगा प्रो सिग्नल को और एंड पे हमारा हार्मोन तैयार हो जाता है। तो जितने भी प्रोटीन्स हार्मोन्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हार्मोन्स हैं, वो सारे कैसे बनते हैं? वो इस तरह बनते हैं, सबसे पहले प्री प्रो, देन प्रो हार्मोन, देन हार्मोन। ठीक हो गया। उसकी जो मैंने एग्जांपल भी आपको बताई, इंसुलिन, इंसुलिन भी सेम इसी मैकेनिज्म पे बनती है। उसके बाद आते हैं जी आपके स्टीरॉयड हार्मोन, कि जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं ये कैसे बनते हैं। तो इसमें एक ही आपने चीज़ याद रखनी है, इसमें एक एमसीक्यूज आता होता है कि आपके पास जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन होंगे वो कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम होता है, बड़ा मशहूर ज़माना है, दैट इज योर डेस्मोलेज। ठीक है, ये फर्स्ट साइड पे लिखा हुआ है तो इसको आप लिख लेंगे, एमसीक्यूज है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्निनोलोन में कौन कन्वर्ट करता है? तो दैट इज योर डेस्मोलेज। डेस्मोलेज हमारे पास एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो जो जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन है, अब स्टीरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं? जिनके एंड पे आपका स्टीरोन आता है, फर्ज करें प्रोजेस्टेरोन आ गया, टेस्टोस्टेरोन आ गया, उसके अलावा एस्ट्रोजन आता है, उसके अलावा आपके पास कोर्टिसोल आ गया, एल्डोस्टेरोन आ गया। तो ये सारे क्या हैं? आपके स्टीरॉयड हार्मोन है। उसके बाद आते हैं जी आपके अमाइन हार्मोन्स। जो अमाइन हार्मोन्स हैं, अमाइन में जस्ट आपने एक ही बात याद रखनी है कि जो अमाइन हार्मोन्स है दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। ये सारे के सारे किसके डेरिवेटिव हैं? टायरोसिन। टायरोसिन हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है। इस तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो T3 और T4 होता है, T3 और T4, थायरोक्सिन और थायरोनिन। ठीक है, जो T3 और T4 होते हैं, जो हमारा थायराइड ग्लैंड पैदा करता है, वो किसके डेरिवेटिव्स हैं? दे ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। वो किसके डेरिवेटिव हैं? दे ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। ये एमसीक्यूज है। तो आप हमारे हार्मोन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। जो प्रोटीन हार्मोन हैं, प्रोटीन हार्मोन कैसे बनते हैं? प्री प्रो हार्मोन, देन प्रो हार्मोन और देन हार्मोन। उसके बाद जो स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन सारे के सारे बाय द हेल्प ऑफ डेस्मोलेज एंजाइम किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। उसके बाद जो अमाइन हार्मोन्स हैं, अमाइन हार्मोन कैसे बनते हैं? अमाइन हार्मोन्स दे आर द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। और जो जिसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? T3 और T4 है। उसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर नेगेटिव फीडबैक। आपको पता होना चाहिए कि देखें नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। फर्ज करें मैं आपकी बुक वाली एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराथायराइड की। तो आपकी बुक ने भी यही लिखा हुआ है कि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होता है, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होता है या फिर आपकी बॉडी में फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम कम या फॉस्फेट ज़्यादा होता है, तो ये दोनों जाते हैं, ये दोनों सिग्नल करते हैं किसको? आपके पैराथायराइड ग्लैंड को। किसको सिग्नल करते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड को। और क्या रिलीज करवाते हैं? PTH, पैराथायराइड हार्मोन। जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या कर देता है? हमारी बॉडी में कैल्शियम को क्या कर देता है? ज़्यादा कर देता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम को क्या कर देता है? ज़्यादा कर देता है। और फॉस्फेट को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। इसका फंक्शन आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। जब भी जैसे ही आपका कैल्शियम ज़्यादा होता है तो ये आपके जो पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है। तो अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसकी एग्जांपल क्या है? हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन है। उसके अलावा उसने इंसुलिन का बताया हुआ है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मीठा खाते हो या जो शुगर के मरीज होते हैं तो उनमें क्या होता है? फर्ज करें जो एक डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगा। जब उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज किसको स्टिमुलेट करेगा? आपके बीटा सेल को। जब ग्लूकोज बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा तो बीटा सेल क्या बनाएंगे? इंसुलिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंसुलिन बनाएंगे। अब ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करेगी? आपकी बॉडी में ग्लूकोज को कम कर देगी। आपकी बॉडी में क्या करेगी? ये ग्लूकोज को कम कर देगी। जब ग्लूकोज कम होगा, जब ग्लूकोज कम होगा तो ये क्या करेगा? ये आपके बीटा सेल को इनहिबिट कर देगा कि वो और इंसुलिन ना बनाए। तो इसको हम कहते हैं जी नेगेटिव फीडबैक। तो आई थिंक इसको पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि अगर एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और आपकी बॉडी में ये याद रखना है कि मोस्टली जो आपके फीडबैक चल रहा है वो नेगेटिव वाला चल रहा है। पॉजिटिव फीडबैक बहुत रेयर होता है। ठीक है, जो मोस्टली फीडबैक होता है वो क्या होता है? वो आपका नेगेटिव फीडबैक होता है। और ये मोस्ट कॉमनली अप्लाइड प्रिंसिपल है फॉर द रेगुलेटिंग हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका मोस्टली कौन सा होता है? नेगेटिव फीडबैक होता है। उसमें उसने एग्जांपल दी हुई है इंसुलिन की और पैराथायराइड हार्मोन की, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इधर एक एमसीक्यूज है कि जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है वो कौन स्क्रीट करते हैं? दे आर योर चीफ सेल्स। जो चीफ सेल्स होते हैं वो क्या स्क्रीट करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जैसे ही आता है वो हड्डियों को तोड़ना शुरू करता है, आपकी हड्डियों की रिजॉर्प्शन कराता है और कैल्शियम इंक्रीज कराता है। उसके अलावा ये क्या करता है? ये फॉस्फेट को बाहर निकाल देता है। तो जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका दूसरा एक और नाम भी
भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये फॉस्फेट को क्या कर देता है, फॉस्फेट को बाहर निकाल देता है बॉडी से फॉस्फेट को ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है। तो इसको हम कहते हैं फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन कहते हैं। तो इतना ही जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद आता है जी आपका पॉजिटिव फीडबैक। ये जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ये बहुत रेयर होता है हमारी बॉडी में, पॉजिटिव फीडबैक बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तो ये एक्सप्लोजिव होता है और सेल्फ री इन्फोर्सिंग होता है, मतलब ये खुद मुख्तार होता है कि ये अपनी ही चीजों को बढ़ाई जा रहा होता है कि अगर एक हार्मोन बढ़ने से दूसरा हार्मोन बढ़ रहा है, मतलब कि देखें अभी उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि जब आपकी बॉडी में क्या होती है, ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होती है कि ओवरी से एग का निकलना, और ये यूजुअली कब होती है, जब एक लेडी की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 14th डे पे आती है। मोस्टली ये 14 डे पे होती है, लेकिन चेंज भी हो सकती है। तो जो ओव्यूलेशन होती है मोस्टली 14th डे पे होती है। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि अगर ओवरी से एग निकल रहा है बाहर, तो उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कौन कराता है, ये एमसीक्यूज भी है कि हमारे पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। जब ल्यूटिनाइजिंग सर्ज आती है, ल्यूटिनाइजिंग सर्ज का मतलब क्या है कि ल्यूटिनाइजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब ल्यूटिनाइजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ओव्यूलेशन होगी। अब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, तो ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा ओवरी पे और मोर एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करवाएगा। देखिए आपका ल्यूटिनाइजिंग सर्ज हुआ, सबसे पहले क्या उसने लिखा हुआ है, हम इसको रीड कर लेते हैं कि द सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट अकर जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले क्या होती है, आपकी सर्ज होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। किसकी सर्ज होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। जिससे क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या कर देता है, एलएच की सर्ज करवाता है। ये क्या करवाता है, एलएच सर्ज, मतलब कि एलएच को ज्यादा करवाता है। अब जैसे ही एलएच ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, ये आपका इंक्रीज कर देता है। ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को। मतलब कि अगर नेगेटिव फीडबैक होता तो अगर एलएच ज्यादा था तो एस्ट्रोजन को कम हो जाना चाहिए था, लेकिन जो आपका एलएच है, जैसे ही एलएच ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन को भी ज्यादा कर देगा। तो बहुत रेयर है आपकी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक, और ये एक्सप्लोजिव होता है और सेल्फ री इन्फोर्सिंग होता है और वेरी रेयर होता है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल है कि जब ओव्यूलेशन होती है तो क्या होता है, पहले एस्ट्रोजन क्या करता है, एलएच को सर्ज करवाता है। जब एलएच ज्यादा होता है तो वो एस्ट्रोजन को और ज्यादा कर देता है। तो इसको हम कहते हैं जी पॉजिटिव फीडबैक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे, और आप अपना फीडबैक भी बता सकते हैं कि हमें किस तरह पढ़ाना चाहिए या किस तरह और इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक हो गया। बाकी खैर हम आगे चलते हैं। और जो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हैं, तो इसमें जो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हैं दो तरह की होती है। इसमें सिर्फ दो बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन रेगुलेशन की। देखिए अगर एक हार्मोन है या कोई भी चीज़ है वो अपने रिसेप्टर्स को कम कर रही है, अगर एक चीज़ है और वो अपने रिसेप्टर्स को कम कर रही है, या फिर उस हार्मोन की अफिनिटी हम कहते हैं अटैचमेंट को, या उसकी पावर को, या उसकी सेंसिटिविटी को, तो सेंसिटिविटी या नंबर ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स कम कर रही है, तो इसको हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। इसकी उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल इन द यूट्रस, जो यूट्रस होती है, प्रोजेस्टेरोन डाउन रेगुलेट कर लेता है एंड द रिसेप्टर फॉर एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, डाउन रेगुलेट कर देता है अपने रिसेप्टर्स को और एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को। उसके अलावा अप रेगुलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक हार्मोन क्या करे, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स भी बढ़ा दे और क्या करे, अफिनिटी भी बढ़ा दे, सेंसिटिविटी भी बढ़ा दे। तो इसकी उसने एग्जांपल बताई हुई है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, अप रेगुलेट करता है अपने ही रिसेप्टर्स को और एलएच के रिसेप्टर को। जो एस्ट्रोजन होता है अपने ही रिसेप्टर को अप रेगुलेट भी करता है और एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या करता है, अप रेगुलेट भी करता है। ओके, अब ये तो हो गई बेसिक सी बातें, ये आप सबको आती होंगी। लेकिन जो वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यहां से स्टार्ट हुआ है कि हमारे पास जो मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता था, दैट इज योर सेकंड मैसेंजर सिस्टम। व्हाट इज सेकंड मैसेंजर सिस्टम, इसको जरा हम रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि व्हाट इज सेकंड मैसेंजर सिस्टम। देखें फर्ज करें कि एक सेल है, ठीक है, ये क्या एक सेल है। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टर लगा हुआ है। फर्ज करें कि एक हार्मोन है, हम कोई भी हार्मोन ले लेते हैं, हम एफएसएच ले लेते हैं, कोई भी हार्मोन है जो एफएसएच है। एफएसएच जब इसके ऊपर आके एक्ट करेगा तो इस सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, मतलब इस सेल को कैसे पता चलेगा कि एफएसएच मेरे ऊपर आके अटैच हो गया और मेरे अंदर जो चेंज आना है वो इस सेल को कैसे पता चलेगा। तो आपने याद रखना है, जब हमारे पास एक हार्मोन एक रिसेप्टर के ऊपर आके लगता है तो उस सेल के अंदर जो चेंजेस आती हैं
उस सेल के अंदर जो चेंजेस आती हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, उसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड मैसेंजर सिस्टम। वो चेंजेस लाने वाला जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आपकी जो जनरल फार्माकोलॉजी है वो भी ईजी हो जाएगी, और आपके ये बार बार बातें रिपीट होती हैं कि ये जो हार्मोन है ये साइक्लिक एएमपी पे काम करता है, ये आपकी साइक्लिक जीएमपी पे काम करता है, या ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट पे काम करता है। तो अगर आप ये एक दो वीडियो सुन लोगे तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट समझ आ जाएगा। खैर हम आगे चलते हैं, और सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज योर जी प्रोटीन। ठीक है, जो जी प्रोटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसका आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या होता है? हमारे पास दो तीन सिस्टम्स हैं, एक को हम कहते हैं जी प्रोटीन, या फिर उसके पास इंट्रासेलुलर आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आ जाता है। तो ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सिस्टम है दैट इज योर जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन क्या होती है? तो ये आपकी बुक ने बहुत अच्छा एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसको जरा हम समझते हैं, बहुत आसान भी है। देखिए उसने आपको बताया हुआ है कि जब आपकी सेल के ऊपर क्या लगता है? आके हार्मोन लगता है। जब आपके सेल के ऊपर क्या लगता है? आके हार्मोन लगता है, तो वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। रिसेप्टर के अंदर क्या आएंगी? कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी, जैसे हार्मोन आपके रिसेप्टर पे काम करेगा, और रिसेप्टर के अंदर क्या आएंगी? कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी, और वो क्या करेंगी? रिसेप्टर के साथ क्या पड़ा होता है? हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन। जिसको हम क्या कहते हैं? जी प्रोटीन। ये जो जी प्रोटीन होती है ना, जी प्रोटीन, इसके तीन सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। इसके तीन सब यूनिट्स होते हैं, जी प्रोटीन के तीन सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। लेकिन आपने याद रखना है कि इसका जो अल्फा सब यूनिट होता है, ये बड़ा कमाल का यूनिट है। ये क्या करता है? देखें, जो अल्फा सब यूनिट है, आपने याद रखना है, अगर ये जीडीपी के साथ बाइंड करेगा, अगर ये क्या करेगा? जीडीपी के साथ बाइंड करेगा, तो जो आपकी जी प्रोटीन होगी ये क्या होगी? इनहिबिटरी होगी। ये क्या करेगी? इनहिबिट करके रखेगी। ये क्या करेगी? इनहिबिट करेगी सेकंड वाले मॉलिक्यूल को। लेकिन अगर ये जो आपका अल्फा सब यूनिट है ये बाइंड करता है जीटीपी के साथ, तो फिर ये जो आपकी जी प्रोटीन होगी ये क्या होगी? स्टिमुलेटरी होगी। ये क्या होगी? स्टिमुलेटरी होगी। तो यही आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो आपकी जी प्रोटीन है ये स्टिमुलेटरी भी हो सकती है। स्टिमुलेटरी कब होगी? जब जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट आपका बाइंड करेगा, किसके साथ बाइंड करेगा? जीटीपी के साथ, तो ये स्टिमुलेटरी होगी। जब आपका अल्फा सब यूनिट जीडीपी के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या होगी? इनहिबिटरी होगी। तो अब हार्मोन आएगा, हार्मोन इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। ये रिसेप्टर के साथ क्या पड़ी हुई है? जी प्रोटीन भी एक्टिवेट हो जाएगी। अब जी प्रोटीन पे डिपेंड करता है कि आपका जीडीपी अटैच है या जीटीपी अटैच है, तो फिर वो स्टिमुलेटरी भी हो सकती है और इनहिबिटरी भी हो सकती है। अब देखें, हार्मोन ने आया, हार्मोन ने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, इस रिसेप्टर ने जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। जी प्रोटीन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं जीटीपीएज, जिसको हम क्या कहते हैं? जीटीपीएज। ये जो जीटीपीएज होता है ये क्या करता है? ये जीडीपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? जीटीपी में। ये किसको कन्वर्ट कर देता है? जीडीपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? जीटीपी में। अब मुझे आप ही सब बताएंगे कि अगर आपका जीडीपी की जगह जीटीपी आ गया तो जो आपकी प्रोटीन होगी वो क्या हो जाएगी? स्टिमुलेट हो जाएगी। तो जैसे ही हार्मोन आके लगता है तो वो प्रोटीन को क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। कैसे स्टिमुलेट करता है? वो प्रोटीन के साथ क्या अटैच कर देता है? जीटीपी। वो क्या अटैच कर देता है? जीटीपी। जैसे जीटीपी अटैच होती है तो ये जो आपकी प्रोटीन है, जो जी प्रोटीन है, ये क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो जी प्रोटीन है ये आगे जाके मैसेज देगी, किसको मैसेज देगी? एडिनाइलेट साइक्लेज को। जो एडिनाइलेट साइक्लेज है ये भी हमारे पास एक एंजाइम का नाम है, और जो सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है? एटीपी को पकड़ता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी हमारे पास एक पाथवे है, और मैं अभी आपको ना एक निमोनिक के साथ बताता हूं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो साइक्लिक एएमपी पे काम करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो जी प्रोटीन के साथ क्या अटैच हुआ? जीटीपी, क्योंकि जी प्रोटीन के अंदर क्या था? जीटीपीएज था। तो जीटीपीएज ने क्या किया? जीडीपी को कन्वर्ट कर दिया जीटीपी में। तो जीटीपी जैसे ही अटैच हुआ तो जी प्रोटीन क्या होगी? स्टिमुलेटरी। जी प्रोटीन ने स्टिमुलेट किया एडिनाइलेट साइक्लेज को। जो एडिनाइलेट साइक्लेज है ये इसने एटीपी को पकड़ा और किस में डाल दिया? साइक्लिक एएमपी। अब आपकी सेल में साइक्लिक एएमपी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जैसे ही साइक्लिक एएमपी ज्यादा होगा तो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज ए। जो प्रोटीन काइनेज ए होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो आपकी जो सेल है उसके अंदर जो प्रोटीन है उसमें क्या करा देगा? ये फॉस्फोराइलेशन करा देगा। उसकी क्या करा देगा? जो प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करा देगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? कि ये क्या करेगा? प्रोटीन की एक्टिवेशन करा देगा। और जब प्रोटीन एक्टिवेट होंगी तो जो हार्मोन ने फिजियोलॉजिकल एक्शन करना था उसका एक्शन हो जाएगा। मतलब जो भी हार्मोन था उसने जो भी काम करना था वो काम हो जाएगा। तो काम कैसे होता है? हार्मोन रिसेप्टर पे आके लगता है, जी प्रोटीन स्टिमुलेट होती है। जी प्रोटीन स्टिमुलेट होने से क्या आता है? एडिनाइलेट साइक्लेज स्टिमुलेट होता है। एडिनाइलेट साइक्लेज स्टिमुलेट होने से एटीपी कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें?
साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। जो प्रोटीन काइनेज ए है वो फॉस्फोराइलेट कर देती है प्रोटीन को, और क्या हो जाता है, आपका फिजियोलॉजिकल एक्शन हो जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि साइक्लिक एएमपी को तोड़ देती हैं। उस साइक्लिक एएमपी को तोड़ने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फोस्फोडाइएस्ट्रेज। इसको हम क्या कहते हैं, फोस्फोडाइएस्ट्रेज। और ये इस साइक्लिक एएमपी को इनएक्टिव फॉर्म 5-AMP में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो साइक्लिक एएमपी को जब वो अपना काम कर लेता है तो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फोस्फोडाइएस्ट्रेज। तो वो क्या करता है, हमारे पास 5-AMP को क्या कर देता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। और जो आप कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी में क्या होती है, कैफीन। कॉफ़ी में क्या होती है, कैफीन। तो जो कैफीन होती है, कैफीन आपकी इस एंजाइम को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो कैफीन आपकी साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाती है आपकी बॉडी में बाय इनहिबिटिंग द फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, बाय इनहिबिटिंग द फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। तो अगर आप ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इसमें आप ये इसको रीड करोगे तो यही सारी बातें यही लिखी हैं जो मैंने आपको ज़बानी कलामी बताई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको रीड इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो जो आपका जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन क्या है, इसके मतलब इसके 2-3 पाथवेज हैं। जो आपकी जी प्रोटीन है इसके 3 तरह के पाथवेज हो सकती है। अभी हमने कौन सा पढ़ा, साइक्लिक एएमपी वाला, ठीक है, साइक्लिक एएमपी वाला। लेकिन जो आपका जी प्रोटीन है ये और कौन सा करा सकता है, साइक्लिक जीएमपी, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और जो आपका जी प्रोटीन है और ये एक और पाथवे कराती है जिसको हम कहते हैं इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, IP3। ठीक है, तो ये 3 पाथवे आपके करवाती है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की है वो था आपका एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज आपका क्या आएगा, आप एफसीपीएस का पेपर उठा के देख लें, या आप एनएलई का पेपर उठा के देख लें, या आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, तो आपको इसके एमसीक्यूज मिलेंगे। तो एमसीक्यूज आपको क्या आएगा, देखें, वो आपसे ये पूछेगा कि बताएं जो साइक्लिक एएमपी होता है, जो साइक्लिक एएमपी होता है हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो साइक्लिक एएमपी पे काम करते हैं। तो इसके लिए आपने एक बहुत प्यारा सा निमोनिक है, फ्लैट, ठीक है, FLAT, फ्लैट। ये फर्स्ट एड से बता रहा हूँ, फ्लैट से आपने क्या याद रखना है, जितने भी फ्लैट हैं, जितने भी फ्लैट हार्मोन्स हैं वो किस पे काम करते हैं, साइक्लिक एएमपी पे। एफ से क्या होगा, एफ से होगा FSH। उसके अलावा एल से क्या होगा, LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए से क्या होगा, ACTH, ए से क्या होगा, ACTH। और टी से क्या होगा, TSH, क्या होगा, TSH। तो ये जो 4 के 4 हार्मोन्स हैं ये किस पे काम करते हैं, ये आपके काम करते हैं साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम पे, साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम पे। उसके अलावा फ्लैट हो गया। उसके अलावा और आपने क्या याद रखना है, चैम्प, ठीक है, चैम्प, CHAMP, ठीक है, CHAMP, चैम्प्स, ठीक है। तो सी से आपने क्या याद रखना है, CRH। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे भी जितने भी हार्मोन्स हैं जिनके एंड पे RH आ जाए वो सारे कौन रिलीज करता है, हमारा प्यारा सा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। उसके अलावा H से आपने क्या याद रखना है, HCG, बीटा HCG। जो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो प्लेसेंटा होता है वो क्या स्क्रीट करता है, HCG स्क्रीट करता है। उसके अलावा ए से आपने क्या याद रखना है, ए से आ जाएगा आपका ADH, जो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो भी किस पे काम करता है, साइक्लिक एएमपी पे काम करता है। उसके अलावा जो M होता है, ठीक है, M से आपने क्या याद रखना है, MSH, जो आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो भी किस पे काम करता है, वो भी साइक्लिक एएमपी पे काम करता है। उसके अलावा जो आपका PTH है, ठीक है, जो आपका PTH है, PTH भी किस पे काम करता है, आपका साइक्लिक एएमपी पे काम करता है। इधर एक एमसीक्यूज आएगा कि अगर आपकी बॉडी में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाती है, अगर आपकी बॉडी में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाती है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो PTH है वो किस पे काम करता है, साइक्लिक एएमपी पे। तो ये एमसीक्यूज है कि जब आपकी बॉडी में हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो यूरिन है, ठीक है, यूरिन के अंदर जो आपका साइक्लिक एएमपी होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। साइक्लिक एएमपी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है वो क्या है, साइक्लिक एएमपी है। तो ये एमसीक्यूज है। उसके बाद चैम्प भी हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है चग, ठीक है, CHGG, ठीक है, CHGG, ठीक है। तो सी से क्या याद रखना है, सी से आपने याद रखना है अल्लाह भला करे, कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन। उसके अलावा एच से आपने क्या याद रखना है, हिस्टामीन। एच से क्या याद रखना है, हिस्टामीन। जो हिस्टामीन होते हैं, हिस्टामीन थे कि 2 तरह के होते हैं, जो हिस्टामीन रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, H1 और H2। तो जो हिस्टामीन के सिर्फ H2 वाले रिसेप्टर हैं, जो हिस्टामीन के H2 वाले रिसेप्टर हैं वो किस पे काम करते हैं, साइक्लिक एएमपी पे। उसके अलावा जी से आपने क्या याद रखना है, ग्लूकागोन। जी से क्या याद रखना है, ग्लूकागोन। और आखिरी आपका जान छूट जाएगी, दैट इज योर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और जिस भी हार्मोन के अंदर RH आ जाए वो किससे स्क्रीट होता है, आपके प्यारे से हाइपोथैलेमस से स्क्रीट होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपको और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये हार्मोन्स याद होने चाहिए कि कौन से हार्मोन्स हमारे साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या आता है, आपके फ्लैट वाले हार्मोन्स, चैम्प वाले हार्मोन्स और चग वाले हार्मोन्स। और जब हमें हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होती है तो हमारे यूरिन के अंदर साइक्लिक एएमपी
बीपी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। बाकी आपकी जो भी सजेशन होंगी, वीडियो लंबी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, आवाज़ बिल्कुल ठीक है या समझ सही आ रही है बीआरएस की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे। ठीक हो गया। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो भी लाजमी बताएंगे, और जो वैसे मतलब हम सिर्फ यूट्यूब पर लेक्चर ले रहे हैं वो भी लाजमी बताएंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखें और आगे रमज़ान